पड़ोसी देश श्रीलंका की और उससे सबक लेने की पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका का संकट वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में है। हर कोई जान चुका है कि श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो चुकी है। एक परिवार का राज चलता था वहां, देश का खजाना खाली हो चुका है। इस बीच फिक्र की बात यह भी है कि भारत भी अगर गणराज्य नहीं होता तो यहां के भी कई राज्यों की हालत श्रीलंका जैसी होती। ये राज्य कौन कौन से हैं और उनका खजाना खाली क्यों है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले जान लीजिए कि श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों बने। पेट्रोल पंप पर लंबी कतार, बिजली पानी के लिए हाहाकार। यह है श्रीलंका का आर्थिक आपातकाल। महंगाई का आलम यह है कि एक कप चाय की कीमत 100 रुपए, ब्रेड 1400 रुपए प्रति पैकेट, चावल 500 रुपए किलो और एलपीजी सिलेंडर 6500 रुपए में मिल रहा है। इतनी महंगाई के बावजूद श्रीलंका में दिहाड़ी मजदूरों को 500 रुपए रोजाना नहीं मिल पा रहे हैं। पैसा नहीं होने की वजह से सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास तक बंद कर दिए हैं और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो चुका है। श्रीलंका के पास सिर्फ $2 बिलियन का विदेशी भंडार बचा है, जिससे मुश्किल से 1 महीने का आयात हो सकता है। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के कई कारण हैं। मसलन कोरोना के कारण इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म चरमराक है, तो फर्टिलाइजर पर रोक के कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बेतहाशा गिर गया। चीन से महंगे और कड़ी शर्त पर कर्ज ले लिए। सरकार में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। राजपक्षे परिवार के ही हाथ में कैबिनेट का 2/3 बजट रखा। लेकिन श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की लोक लुभावन नीतियां, यानी फ्री स्कीम्स। क्योंकि करीब 10 लोक लुभावन वादों की सवारी करते हुए 2020 में 2/3 बहुमत के साथ राजपक्षे की सरकार बनी, जिसके बाद इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सरकार को संरचनात्मक सुधारों पर फोकस करने को कहा। लेकिन राजपक्षे सरकार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के वादों को लागू करना शुरू कर दिया। इसके तहत कर की दरों में कटौती की, राज्य सरकारों के अधीन संपत्तियों का खर्च बढ़ा है, निजीकरण का विरोध किया, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के आदेश दिए, 50,000 शिक्षकों की भर्ती, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और पेंशन की खामियों को दूर करने को कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स प्रभावित हुआ। 2019 की ऋण प्रबंधन योजना कमजोर हुई। आईएमएफ के अनुसार 2020 से 2021 में श्रीलंका में वार्षिक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 10% से अधिक हो गया और सरकारी खजाना खाली होता चला गया। मतलब सरकार की गलत नीतियों के कारण श्रीलंका में महंगाई चरम पर पहुंची, लोगों के सामने खाने पीने और जीने मरने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन हम अब जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। जरा ध्यान से देखिए। एक रिपोर्ट कहती है कि श्रीलंका की राह पर भारत के कई राज्य चल रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की स्थिति वैसे ही है, क्योंकि वोट के लिए मुफ्त बांटना सत्ता हथियाने का शॉर्टकट बन चुका है। फ्रीबीज का नतीजा यह हुआ है कि देश के कई राज्यों पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंता भी जता चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी ने के साथ 2 अप्रैल को सचिवों की लंबी बैठक हुई, जिसमें सेक्रेटरीज ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों के लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो ये आर्थिक रूप से श्रीलंका की तरह बदहाल हो जाएंगे। पीएम और सेक्रेटरीज ने ऐसा क्यों कहा, हमने रिसर्च करके इसका क्रक्स निकाला है। हमने फ्री बांटकर कर्ज में डूबते देश या राज्यों को लेकर एक इकोनॉमिक कीवर्ड ढूंढा है, वो है जीडीपी टू डेट रेशो, यानी कर्ज जीडीपी अनुपात। जीडीपी टू डेट रेशो अगर इसकी बात की जाए, कर्ज जीडीपी अनुपात किसी भी देश के प्रोडक्शन यानी कमाई और कर्ज का रेशो होता है। इससे किसी देश के कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाता है, यानी जिस देश का कर्ज जीडीपी अनुपात जितना अधिक होता है उसे लोन चुकाने में उतनी ज्यादा परेशानी होगी।
और इस वक्त श्रीलंका का कर्ज जीडीपी अनुपात 119 है, जबकि श्रीलंका की जीडीपी करीब 8,000 करोड़ रुपए है। यानी श्रीलंका के ऊपर करीब 9,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इतना ज्यादा कर्ज चुकाना श्रीलंका के वश का है ही नहीं। श्रीलंका की ही तरह भारत में भी कई राज्य हैं जो कर्ज लेकर फ्री की स्कीम्स लागू कर रहे हैं। अब चूंकि श्रीलंका की जीडीपी 8,000 करोड़ है, लिहाजा हमने देश के उन राज्यों के सैंपल लिए जिनकी जीडीपी श्रीलंका से थोड़ा कम या ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा और असम वो राज्य हैं जिनकी जीडीपी 5,000 करोड़ से 13,000 करोड़ के बीच है और इनके कर्ज जीडीपी अनुपात को देखें तो सबसे खस्ता हालात पंजाब का है। इसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। पंजाब में तो अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके मैनिफेस्टो में भी कई लोग लुभावन वादे हैं। सिर्फ महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देने के वादे को भी सरकार लागू करेगी तो स्टेट के खजाने पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा बिजली सब्सिडी और कई फ्री स्कीम्स भी हैं। अभी पंजाब की जीडीपी 54,000 करोड़ है और कर्ज जीडीपी रेशो 53.3 है। पंजाब के ऊपर इस वक्त करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ सरकारी मदद मांगी। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की मांग की ताकि कर्ज में डूबे राज्य को थोड़ा सपोर्ट दिया जा सके। अब इस फ्री के उपहार से सरकारी खजानों को हो रहे बंटाधार को भी आप समझिए। अगर भारत की जीडीपी 100 बिलियन है तो भारत का कर्ज 60 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 बिलियन कर्ज में 40% का केंद्र सरकार का हो, यानी सेंटर का कर्ज जीडीपी का अनुपात 40 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सभी राज्यों को मिलाकर कर्ज जीडीपी अनुपात 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोरोना महामारी के कारण भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात 90% हो गया है, जो 2020 में 74% था और इस वक्त देश में महज 3 ही राज्य हैं जिनका कर्ज जीडीपी अनुपात 20% के करीब है या उससे नीचे है, जिनमें सबसे बुरा हाल पंजाब का है। इस हाल में भारत को और तमाम राज्यों को यह सोचना होगा कि फ्री बिजली, पानी, लैपटॉप, बस टिकट ये सब कब तक बांटते रहेंगे। यहां यह भी सोचने की जरूरत है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं वैसी लागू की जानी चाहिए जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी हो, जैसे हाउसिंग, टॉयलेट, गैस, विद्युतीकरण वगैरह, ना कि फ्री में पैसे, लैपटॉप और बस टिकट बांटे जाए। क्योंकि इस वक्त श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। लंका की हालत यह है कि जो 1 रुपए की कमाई होती है उस पर कर्ज 1 रुपए 20 पैसे है। वहीं पंजाब की 1 रुपए की कमाई में 53 पैसे कर्ज है और सरकार के पास विकास के लिए सिर्फ 43 पैसे हैं और जो कर्ज है उनका समय के साथ ब्याज बढ़ता ही जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब और श्रीलंका में फर्क यह है कि पंजाब भारत सरकार से मदद मांग सकता है और भारत सरकार इनके लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन अब कोरोना की वजह से और स्टेट के कर्ज से सुरक्षा कवच भी कमजोर होने लगा है। इसीलिए फ्रीबीज इकोनॉमी पर अब सख्ती से सोचने की आवश्यकता है, उसे रोकने की आवश्यकता है।